नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर वायलेंस हो रही है, जिसमें अब तक 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश में मीडिया में कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और इस हिंसा का जिम्मेदार तथाकथित गोरक्षक और बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर को बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि मोनू मानेसर सिर्फ एक मोहरा है। इस अटैक की प्लानिंग काफी पहले की गई थी और जानबूझकर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरियाणा पुलिस की भूमिका भी काफी संदिग्ध रही। तो क्या है ये पूरा घटनाक्रम और क्या नूह के सांप्रदायिक हिंसा सिर्फ एक संयोग है या फिर प्लानिंग है? हरियाणा पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही और कब तक भारत इन सांप्रदायिक हिंसों की आग में झुलसता रहेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान के कुछ रीजन्स को मिला दिया जाए तो मेवात क्षेत्र बनता है। हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, जिसमें एक जिला नूह भी शामिल है। नूह की टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 11 लाख के लगभग है, जिसमें 80% जनसंख्या मुस्लिम कम्युनिटी की है और 20% जनसंख्या हिंदू कम्युनिटी की है। यानी ये नूह वाला पूरा क्षेत्र मुस्लिम मेजोरिटी वाला क्षेत्र है और इसमें हिंदू माइनॉरिटी में है। चाहे आप नूह की बात करो, चाहे आप मेवात की बात करो, इन इलाकों की गिनती भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में की जाती है। अगर मैं नूह की लिटरेसी रेट की बात करूं तो यहां पर 70% पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि महिलाओं की लिटरेसी रेट बहुत बेकार है। सिर्फ 37% महिलाएं इस एरिया में शिक्षित हैं। और इसी नूह से 31 जुलाई 2023 को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलनी थी, जिसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा कोई नहीं थी। ये पिछले 3 साल से इसी जगह पर इसी रूट से निकल रही थी और इस साल भी इस यात्रा का निकलने का दिन तय हुआ 31 जुलाई को। लेकिन इसके निकलने के 2 दिन पहले ही एक मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति, जो अपने आप को गोरक्षक और बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है, वो एक वीडियो पोस्ट करता है फेसबुक पे और कहता है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ में इस यात्रा को ज्वाइन करने वाला हूं। और इसी मोनू मानेसर को लेकर यह पूरा बवाल हुआ। दोस्तों, मोनू मानेसर उर्फ मोहित हरियाणा के बजरंग दल का सदस्य और तथाकथित गोरक्षक है। इसने 2011 में बजरंग दल ज्वाइन किया था और 15 फरवरी 2023 को हरियाणा का भिवानी में नासिर और जुनैद अहमद के शव जलते हुए मिले थे, जो कि मूल रूप से अलवर के निवासी थे। और इन दोनों की हत्या में, इन दोनों को मारकर जलाने में मोनू मानेसर का भी नाम राजस्थान की चार्जशीट में दर्ज किया गया था। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी में मोनू मानेसर और उसकी टीम ने ताउड़ी में तथाकथित गो तस्कर के मामले में एक 22 साल के युवक को पकड़ा था और बाद में उससे काफी पूछताछ की गई थी। और इसका वीडियो भी मोनू मानेसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड किया था। उसके बाद में वारिस की मौत हो जाती है। हालांकि इसमें मोनू मानेसर का कनेक्शन नहीं था। पुलिस ने इस कनेक्शन से मना कर दिया और कहा था कि वारिस की मौत पुलिस एक्सीडेंट में हुई है। लेकिन इस तरह गौरक्षा के मामले को लेकर मोनू मानेसर काफी हाईलाइट रहता है और सोशल मीडिया पर भी इसका काफी फॉलोवर्स हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जगह जगह पर इनकी संख्या हजारों में है। दोस्तों, यात्रा से ठीक 2 दिन पहले जैसे ही मोनू मानेसर का वीडियो वायरल हुआ, वहां के मुस्लिम पक्षों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मोनू मानेसर के विपक्ष में फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट लिखी जाने लगी और पूरा नूह का माहौल तनावपूर्ण हो गया। यानी ये साफ था कि जो घटनाएं घटी थी 31 जुलाई को, उससे 2 दिन पहले ही ये माहौल तनावपूर्ण हो गया था और हरियाणा पुलिस के पास में इस यात्रा को रोकने या फिर इस यात्रा में पुख्ता इंतजाम करने का पर्याप्त टाइम था। 31 तारीख को सुबह के समय ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा नलहड़ से श्रृंगार मंदिर के लिए रवाना होती है, जिसमें मोनू मानेसर शामिल नहीं होता है। और इस खबर को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ इस यात्रा को रवाना कर देती हैं। ये देखकर दूसरा पक्ष अपनी जीत का ऐलान कर देता है कि मोनू मानेसर नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे यात्रा स्टार्ट होती है, अफवाहें भी फैलती रहती हैं कि मोनू मानेसर किसी भी समय इस यात्रा को ज्वाइन कर सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि मोनू मानेसर इस यात्रा को ज्वाइन करने के लिए तो आया था, लेकिन मानेसर पुलिस ने उसे वहीं पर रोक लिया। और दूसरा जो दावा यह है कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ आला नेता, जो टॉप लीडर्स है, वो नहीं चाहते थे कि मोनू मानेसर ये यात्रा ज्वाइन करे। इस वजह से मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल
नहीं हुआ। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, अफवाहों का बाजार तेज हो रहा था और जैसे ही ये यात्रा तिरंगा चौक पर पहुंची, वहां पर अचानक से पब्लिक के बीच में यह अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर यात्रा में शामिल हो गया और कार के भीतर बैठा हुआ है। इसी को देखते हुए लगातार जो यात्रा थी उस पर पत्थर फेंके जाने लगे। एक पक्ष के द्वारा लगातार पत्थरों की बौछारें की जाने लगी, गोला बारूद फेंके जाने लगे, गाड़ियों में आग लगाती गई और देखते देखते हरियाणा का नूंह का तिरंगा चौक हिंसक घटनाओं में बदल गया और यात्रा में शामिल जो भी आम व्यक्ति थे वो भाग करके वहां पर पास ही में जो शिव जी का मंदिर था उसमें जाकर के छुप गए और इनकी संख्या लगभग 2500 के लगभग बताई जा रही है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, 2500 लोग नरहड़ के मंदिर में छुपे हुए थे, उनके चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, बारूद चल रहे थे, बसों में तोड़फोड़ की जा रही थी, आग लगाई जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 6 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे और इसमें 70 से अधिक लोगों की गाड़ियों को जला दिया गया। लेकिन दंगाई यही नहीं रुके, उन्होंने पास ही के साइबर थाने पर अटैक कर दिया, वहां पर तोड़फोड़ की और दंगाइयों का अमानवीय रूप तब सामने आया जब इन्होंने पास ही के एक हॉस्पिटल पर भी दावा बोल दिया। उस हॉस्पिटल में जाकर भी इन्होंने उल्कापात मचाया, तोड़फोड़ की। दोस्तों, इसी घटना को लेकर के इसकी आग गुरुग्राम के सेक्टर 59-7 में फैल गई और वहां पर कुछ 70 से 80 लोगों की भीड़ ने अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही मस्जिद पर हमला बोल दिया और वहां पर रहे एक व्यक्ति इमाम नाम की हत्या कर दी। हालांकि ये मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन लोग डेली बेसिस पर यहां पर नमाज पढ़ने जरूर आते थे और इस पूरे घटनाक्रम ने देखते देखते बहुत विकराल रूप ले लिया और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में काफी दंगे होने लगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं सीरियस सवाल खड़े होते हैं, जिसमें पहला सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ संयोग मात्र था या फिर इस हिंसा की पहले से ही प्लानिंग की गई थी। दोस्तों, जिस तरीके से भीड़ पर अटैक किया गया, इनके पास में हथियार थे, गोला बारूद थे, विस्फोटक पदार्थ थे, तो इसको देखकर यही लगता है कि ये एकदम से नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही की गई थी और सिर्फ मोनू मानेसर के शामिल होने की वजह से ये हिंसा हुई, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि यदि इस बारे में हिंसा हुई होती तो मोनू मानेसर तो उस रैली में शामिल ही नहीं हुआ था और ये बात क्लियर होने के बाद दंगे रुकने चाहिए थे। उसके बाद में इन्होंने पुलिस स्टेशन को टारगेट किया, उसके बाद में इन्होंने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया और ये खबर ये भी है कि एक शोरूम में से ताला तोड़ करके 100 से अधिक गाड़ियों को चुरा लिया गया और आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, वहां पर ताले तोड़े गए। तो ये सिर्फ मोनू मानेसर की वजह से हिंसा हुई होती तो ये इतना बवाल नहीं होता। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये हिंसा पहले से प्री प्लान्ड थी और इस हिंसा की खबर जो हरियाणा पुलिस थी उसकी इंटेलिजेंस यूनिट को भी नहीं लगी और ये पुलिस का एक फेलियर था। हालांकि इसके प्री प्लान होने में किसी भी तरह की कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विजय, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये घटना देखने को मिल रही है, इससे ये लगता है कि ये पहले से ही प्लान की गई थी। दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर दूसरा सवाल खड़ा होता है हरियाणा पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये हिंसा 31 जुलाई 2023 को हुई थी, लेकिन मोनू मानेसर का वीडियो इससे 2 दिन पहले ही वायरल हो गया था और मुस्लिम पक्ष इसका विरोध भी कर रहे थे और उसके विपक्ष में कहीं पोस्टें लिखी जा रही थी, यानी नूंह का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा 31 जुलाई को निकलना तय थी, इसका रूट भी तय था और लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं या फिर किस तरह के हथियारों को जमा किया जा रहा है, माहौल किस तरह का तनावपूर्ण है, किस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, ये सभी पुलिस को पता होना चाहिए था। पुलिस की स्थानीय जो इंटेलिजेंसी थी उसने क्या पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था? तो मुझे लगता है कि ये स्थानीय इंटेलिजेंसी का भी बहुत बड़ा फेलियर है। दोस्तों, इस घटना को लेकर तीसरा सवाल खड़ा होता है कि कब तक भारत का आम आदमी इन घटनाओं को सहता रहेगा, सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता रहेगा और कब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करती रहेगी। क्योंकि इस घटना के जस्ट बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो हेट स्पीच दी जा रही है, जहां के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हेट स्पीच फैला रहे हैं, इस हेट स्पीच की वजह से ही ये सब हो रहा है। क्योंकि जैसे ही कहीं भी चौड़ी चिटपुट हिंसा होती है, दोनों तरफ के लीडर्स निकल करके आ जाते हैं और वहां पर भड़काऊ भाषण देते हैं, पब्लिक को उकसाते हैं और इसकी वजह से दोनों पक्षों में भिड़ंत हो जाती है और ये बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों, जैसे ही कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा होती है तो सरकारों के पास में इस हिंसा को रोकने के नाम पर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, बार बार इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि भारत जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए दोस्तों कि कोई भी बाहरी कंपनी उस देश में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगी जिस देश का माहौल अस्थिर रहता है, जहां पर बात बात पर दंगे कर दिए जाते हैं और उनको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। दोस्तों अगर मैं इंटरनेट शटडाउन की बात करूं तो भारत नेटबंदी के मामले में दुनिया में टॉप पर आता है। दोस्तों भारत में 1949 में विभाजन के समय दंगे हुए, भारत में 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एंटी सिक्स राइट हुए, भारत में 1992 में बाबरी विध्वंस के समय दंगे हुए, भारत में 2002 में गुजरात में दंगे हुए, भारत में 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, भारत में 2020-21 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ दंगे हुए। तो भारत में इस बड़े लेवल पर सांप्रदायिक हिंसाओं की हिस्ट्री रही है, क्योंकि जब भी किसी तरह का इस तरह की कोई घटना आती है तो कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह का मिल ही जाता है जो ये कहता है कि इस देश में हिंदू खतरे में है, इस देश में मुस्लिम खतरे में है, मुसलमानों को जल्दी से यहाँ पर भगाने के बारे में सोचा जा रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इस तरह के नारे देते हैं। या फिर कुछ लोग हिंदू कम्युनिटी के लोग सभाएं करके इनको बाहर निकालने की बात करते हैं। तो जब इस तरह की दोनों तरफ से बयानबाजी की जाती है तो दोनों पक्षों के बीच में विश्वास की कमी होती है और इस वजह से इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब होता है। तो दोस्तों ये था पूरा नूह का मामला। नूह में हिंसा क्यों फैली, क्यों पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जाती है और क्यों भारत में सांप्रदायिक हिंसाएं फैल जाती हैं, इसके बारे में हमने बात की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।